स्टार्ट करते हैं। बताइए आप जूलॉजी में जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट किसे मानते हैं, और अगर मानते हैं तो क्यों मानते हैं? एक बेसिक प्रश्न है और ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, आपकी सोच पर ही डिपेंड करता है। चलिए बताइए। सद्भावना जी, आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आप तक? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। श्वेता, श्वेता, प्रतिभा जी, आप लोग हाँ आंसर दीजिए। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, आवाज नहीं आ रही है, चेक करना। स्लो तो नहीं है? आवाज नहीं आ रही किसी की, एक बार चेक करिए। हेलो, हेलो, आपको नहीं आवाज आ रही? हाँ मुझे आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अब मुझे आवाज नहीं आ रही मैम, देखो इनका क्या है। एक मिनट। हेलो, हाँ चलिए, हाँ अब आवाज आ रही है। अब बताइए कि आप लोगों ने जो है, अभी मैंने कुछ लोगों से पूछा कि आप देखे कैंडिडेट, आप लोगों ने वीडियो देखे जो डले हुए हैं, जो है यूट्यूब पर डले हुए हैं हमारी साइड या अपनी साइडों पर भी, तो आप लोगों ने देखे होंगे कैंडिडेट की। तो ठीक है, जिन्होंने अभी इंटरव्यू दिए हैं तो उनसे बेसिक ही प्रश्न पूछेंगे, इतने ज्यादा जो है ऐसे प्रश्न नहीं पूछेंगे कि वो आंसर ना दे पाए। सिंपल ही प्रश्न है, तो डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। और किसी किसी से तो बोर्ड टीचिंग भी नहीं कराई, कुछ ही कैंडिडेट से कराई जाती है। चलिए, तो एक प्रश्न मैं नॉर्मल पूछ रही हूँ। सबसे पहले ये बताइए कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर बोले कि जूलॉजी में, तो आप किसे मानेंगे और क्यों मानते हैं? और अगर हम बात करें एनिमेलिया जो है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? और और मैंने आपसे जैसे पहले भी बोला था कि आप लोग सर्च वगैरह प्रकाशन और उनको तैयार करिएगा और उनके भी प्रश्न पूछे जाएंगे। सर्च वगैरह जो है वो कहाँ प्रकाशित हुए उससे रिलेटेड जो है उसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और साथ ही नेशनल पार्क वगैरह भी मैंने कुछ कैंडिडेट जो है रिव्यू देखे, तो उसमें क्या है, नेशनल पार्क वगैरह से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग सबसे पहले तो मैं अभी वर्टिब्रेट जो है उसका कॉम्पिटेटिव तो हम पढ़ेंगे ही। इससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछ दूं, मुझे जो है दिशा जी, दिशा, हाँ मुझे लाइन क्या है, वाइल्ड लाइफ क्या है, इस तरीके से प्रश्न भी पूछे गए। तो आप लोग जल्दी बताइए कि दिशा बताएंगी। सबसे पहले सारे नेशनल पार्क के नाम बता दीजिए मध्य प्रदेश में जितने हैं। मैम मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहला कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो मंडला में है, बांधवगढ़ जो उमरिया में है, कान्हा माधव मंडला, राष्ट्रीय कान्हा मंडला और बालाघाट दोनों में। हाँ चलिए आगे चलिए। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है, संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी में है, वन विहार भोपाल में है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना छतरपुर में है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पचमढ़ी में है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान शिवनी में है, और घुघुआ डिंडोरी में है, और डायनासोर जीवाश्म पार्क जो है भोपाल में है, और पूर्व राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में है।
ओके, तो ये जो सारे हैं इनको आप अच्छे से नाम थोड़े तैयार कर लीजिएगा, इस तरीके से पूछे जा रहे हैं प्रश्न, ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी पूछे गए हैं। इलेवन बोलेंगे या 12 बोलेंगे, नहीं, 11 नहीं बोलना। ओंकारेश्वर प्रस्तावित है, नहीं बना नहीं है। नहीं नहीं, प्रस्तावित है, बना नहीं है उसको। आप उधर ओंकारेश्वर साइड जाइए तो मिलेगा नहीं वहाँ पे। और गवर्नमेंट जो साइट है ना, गवर्नमेंट साइट, किताबों में कुछ भी दिया हो, गवर्नमेंट साइट पे जाके देखेंगे तो उसमें 12 नहीं दिए रहते हैं। और ओंकारेश्वर साइड जाइए, मैं तो उधर गई हूँ तो इसलिए मुझे पता है, नहीं है वहाँ पे ओंकारेश्वर, वो सिर्फ किताबों में रहते हैं, बुक्स में रहते हैं नाम, और कुछ कुछ साइटों पे रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट साइट वगैरह ऑथेंटिक डाटा देखेंगे तो उसमें नहीं है। कोई उस साइड से है आप लोगों में से तो उसको पता होगा, कोई है उस साइड से? खंडवा खरगोन साइड से कोई है क्या आप लोगों में से? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, अभी आप लोगों ने मुझे सबसे पहले ब्लड क्या है मुझे डिफाइन कीजिए, ब्लड क्या है जल्दी से। ब्लड क्या है? इतना शॉर्ट नहीं देना है, थोड़ा सा आंसर। ये तो छोटे बच्चों के जो है, क्लास वालों का, जो स्कूल लेवल के बच्चे होते हैं उनका आंसर हो गया, कनेक्टेड इशू है। इसके अलावा और बताइए ब्लड के बारे में, बताइए और हीमोग्लोबिन वगैरह इसके बारे में भी बता सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, तो श्वेता ठीक था, ब्लड एक लिक्विड कनेक्टेड इश्यू तो है, लेकिन इसके अलावा थोड़ा हमको डिफाइन कर देना है, ठीक। में क्या होता है, जो नेटवर्क होता है वेन का, जो कैरी करती है ब्लड को गैस मतलब जो स्टमक से, इंटेस्टाइन से, स्प्लीन से, सबसे कैरी करती है और डायरेक्टली टू द लिवर बिफोर द रिटर्निंग ऑफ द हार्ट, है ना, और सीधे हार्ट में लेके जाता है। दैट इज कॉल्ड द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। आप लोगों की जो है कैंडिडेट जिनके कल इंटरव्यू हुए, उनसे बात हुई आप लोगों में से किसी की, जो हमारे ग्रुप पर थे, ऐड थे इसमें? हाँ, कैसा गया उनका? मैम अच्छा गया, वो कह रहे काफी बेसिक क्वेश्चन थे और डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। हाँ, सिंपल ही प्रश्न पूछे गए हैं। मैम फरीदा मैडम से मेरी बात हुई थी शाम को। क्या बोल तो रही थी? वो बता रहे थे कि पढ़ाई लिखाई तो बंद कर दो, इतना बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डेफिनेशंस पूछ रहे हैं, म्यूटेशन पूछा गया है, इकोलॉजी की डेफिनेशंस पूछी गई है, तो बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा फरीदा मैम बोल रही थी। सर मैम इसमें मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं ये डे टू डे चेंज होते हैं, ऐसा पता चला हमें?
हाँ चेंज भी हो जाते हैं, और ऐसा रहता है कि ABC इस तरीके से 3 रहते हैं उसमें, तो जिसमें आप पढ़ जाओ और जिससे जो प्रश्न पूछ हाँ, आपने क्या बोला था, ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं, क्या बोला, मैंने सुन नहीं पाया। क्या मैम? आपने सबसे पहला पॉइंट क्या बोला था, ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, सॉरी ब्लड कॉर्पसल्स को क्या, हाँ क्या बोलते हैं, आपने क्या बोला। फॉर्म एलिमेंट्स भी कहते हाँ हैं। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, आगे बताइए। यस, WBC को फर्दर जो है डिवाइड किया गया है ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स में। ग्रेन्युलोसाइट्स वो होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। और एग्रेन्युलोसाइट्स में जो है लिम्फोसाइट्स आते हैं, जिसमें बी सेल, टी सेल्स आता है और मोनोसाइट्स आते हैं। RBC का फंक्शन इसका। प्रतिभा आपका क्या एंटोमोलॉजी से है क्या। बायोटेक्नोलॉजी से। अच्छा, आप लोगों में से किसी का एंटोमोलॉजी भी था, किसका था एंटोमोलॉजी, किसी का था एंटोमोलॉजी, मुझे लेकिन नाम याद नहीं है, किसी का था एंटोमोलॉजी। तो हो सकता है उस दिन अगर एंटोमोलॉजी के एक्सपर्ट बैठ गए आपके जो है, अगर किसी का है इसमें से, या आज जो नहीं, किसका किसी का इंटरव्यू हुआ, उन्होंने एंटोमोलॉजी बताया था स्पेशलाइजेशन। हाँ। तो उनसे बहुत कोई एक्सपर्ट ही थे, तो बहुत क्वेश्चन बहुत, तो ये है, अगर मान लीजिए आप उस जिस मतलब जिसमें उनका जो है स्पेशलाइजेशन है आपके एक्सपर्ट का, और आप भी अगर उसी फील्ड से हैं, तो फिर तो प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। मैम एक क्वेश्चन था, हाँ। जैसे कि हम लोगों के इसमें स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, हाँ। डिसर्टेशन होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे अगर वो कहते हैं कि आपका क्या स्पेशलाइजेशन है? नहीं तो इसमें आप बता दीजिए ना कि इसमें जो है हम लोगों का डिसर्टेशन वर्क रहता है, और उसको बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, फिर वो उससे प्रश्न पूछेंगे। और सबसे पहले तो ये है कि आपका जो रिसर्च वगैरह अगर आपने किए हैं, तो मैंने उसके प्रकाशन भी बोले थे, तो उनको भी तैयार कर लीजिए, उस पर भी प्रश्न पूछे गए हैं, रिसर्च के प्रकाशन, पब्लिकेशन, हाँ पब्लिकेशन वगैरह जो है उन पर प्रश्न पूछे गए हैं, और मैंने आपसे बोला भी था कि तैयार कर लीजिए। तो बताइए।
मैम स्पेशलाइजेशन खुद बताना है या वो खुद पूछेंगे? नहीं, आप जो है अपना मतलब अपने इंट्रो देते हैं, आप बता सकते हैं। पूछते ही नहीं है, डायरेक्टली नाम चालू कर देते हैं, तो पूछते ही नहीं है। हाँ, पूछते हैं, हाँ, ये तो नहीं पता पूछते हैं। पता है कि सबसे अलग होता है ना कि बोर्ड मेंबर भी अलग होते हैं, तो सबका पूछने का जो है तरीका भी अलग अलग होता है, लेकिन पूछते हैं और अगर पूछे तो आप बताइए। इसमें बायोटेक्नोलॉजी नहीं बता सकते, कह सकते। नहीं तो आप बायोटेक बता दो ना, बायोटेक से किया है एमएससी, उसके बाद अगर पूछे उसमें कि अगर आपका कोई रिसर्च वगैरह है तो आप बताइए उसको। ठीक है, चलिए। लेकिन जैसे मान लीजिए रिसर्च पेपर है, कुछ लोगों के जो है काफी सारे हैं, लेकिन आप लोगों में से ही पूछते हैं, उन्होंने मुझसे मॉक इंटरव्यू के दौरान प्रश्न पूछे थे, तो मैंने उनको बताया भी था कि आप जिससे सबसे अच्छे तैयार हो ना उसी को मेंशन कीजिए उसमें अपने टैब में, क्योंकि उस पर भी प्रश्न बनते ही बनते हैं। चलिए, कहाँ तक थे हमने? ब्लड कॉर्पसल्स हो गया था, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स हो गए थे, तो उनके थोड़ा बेसिक ही पूछ रहे, ज्यादा डीप में नहीं जाना है अभी, बस रिवीजन करना है। चलिए, इसके बाद ये बताइए कि प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा और प्लेटलेट्स में क्या अंतर है? चलिए बताइए, आप लोग में से कौन बताएंगे मुझे? कोई भी बताइए। प्लाज्मा। होता है ब्लड का, और मैम प्लेटलेट्स जो होता है वो ब्लड कॉर्पस्कल्स का पार्ट होता है। और मैम प्लाज्मा में 98% प्रोटीन होता है, वो 98% वाटर होता है, और उसके साथ साथ मैम जो 2% है उसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, हार्मोन्स ये सब भी आते हैं, और प्रोटीन फैक्टर भी प्लाज्मा में ही आता है। अच्छा, जब कभी हमको चोट लगती है तो कभी कभी क्या होता है, ब्लड आता है और उसके बाद हल्का सा थोड़ा है लिक्विड टाइप का आता है, ट्रांसपेरेंट टाइप का, तो वो क्या होता है? प्लाज्मा ही होता है। प्लाज्मा ही होता है। अच्छा, स्प्लीन क्या है? स्प्लीन, लिक्विड ऑर्गन है, हाँ, लिम्फोइड ऑर्गन और आरबीसी का ग्रेवयार्ड है। चलिए। अच्छा, ये बताइए मुझे कि ब्लड ग्रुप के बारे में बताइए थोड़ा। ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप क्या है ये बताइए। एबीओ ब्लड ग्रुप एक मल्टीपल एलील का एग्जांपल है। इसमें जो आरबीसी है उस मेम्ब्रेन पर पूरा नाम, चलिए, हाँ ठीक है। आरएच ब्लड ग्रुप भी बता दीजिए, ब्लड ग्रुप चल ही रहा है तो आरएच जो आरएच फैक्टर है इसके बारे में बताइए। आरएच फैक्टर मैम एक आरएच प्रोटीन करके आरबीसी के मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट होता है। अगर वो प्रेजेंट है तो आरएच पॉजिटिव होगा, अगर एब्सेंट है तो आरएच नेगेटिव होगा। ओके, ठीक है। चलिए शिनका जी, हीमोग्लोबिन के बारे में बताइए। हीमोग्लोबिन आप बताएंगे हीमोग्लोबिन के बारे में? नहीं तो सूची बताएंगे फिर। हीमोग्लोबिन, चलिए सूची जी, आप सुन पा रही हैं? आवाज आ रही है? हीमोग्लोबिन, चलिए हाँ बताइए, हीमोग्लोबिन के बारे में बताइए। मैम हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसी में पाए जाने वाला एक आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पांसिबल होता है। ओके, इसके अलावा भी हम हीमोग्लोबिन को थोड़ा अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, और कौन करेगा हीमोग्लोबिन को थोड़ा? हाँ बताइए। जो प्लास्टिक पर बना होता है वो मेन पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट होता है। इसमें पेरस होता है और जो प्रोटीन पार्ट होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में थोड़ा बताइए, कौन कौन सी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, कौन बताएगा? हाँ जी, निहारिका जी, मानसी, हाँ मानसी। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 576 अमीनो एसिड का बना होता है। अच्छा, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इनकी अगर बात करूं हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन जो है वो किस टाइप का प्रोटीन का स्ट्रक्चर मानेंगे अगर हम बात करें? इसमें जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है प्राइमरी, हाँ क्वार्टरली स्ट्रक्चर, हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। प्रोटीन की क्वार्टरली स्ट्रक्चर होती है और प्राइमरी सेकेंडरी टर्टियरी स्ट्रक्चर होती है, इसमें क्या? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में
अमीनो एसिड होते हैं, इसमें किसी प्रकार का कभी चेंजेस वगैरह हो जाए तो किस प्रकार के रोग हमको देखने को मिलते हैं? चलिए, अब मुझे मानसी बताएंगे थैलेसीमिया के बारे में सबसे पहले, और आप लोग भी इसको सोच के रखिए थैलेसीमिया। हाँ, पहले मानसी बताएंगे, बताइए। थैलेसीमिया अल्फा जीन और बीटा जीन के म्यूटेशन की वजह से होता है, और अगर अल्फा जीन में म्यूटेशन हुआ तो उसकी वजह से अल्फा थैलेसीमिया होगा, और बीटा जीन में म्यूटेशन हुआ तो बीटा थैलेसीमिया होगा। ठीक है। निहारिका जी, हाँ बताइए। जैसे थैलेसीमिया में बीटा प्रोटीन में जो अगर चेंज होता है क्रोमोसोम 11 में म्यूटेशन होता है, और अगर अल्फा जीन की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 16 में होता है। ओके, अच्छा एक प्रश्न है, और एलोसोम और ऑटोसोम क्या होते हैं? आनंद जी बताइए। अच्छा आनंद, आप 2024 के लिए क्या कि 2022? 24। चलिए, तो आपसे बाद में प्रश्न पूछेंगे, अभी इन लोगों के इंटरव्यू है तो इनसे पूछ लेते हैं। हाँ जी, कोमल जी, ऑटोसोम एलोसोम। कोमल सुन रही हैं आप? आवाज आ रही है कोमल जी? कोमल, आप भी इंसेक्ट जो है पूरा ऑर्थोपोडा को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वाले। अच्छा, आज इंटरव्यू है ना, किसका है? अमित अमित आलोक जी का है। अमित का भी है, अमित का भी है, आलोक का भी है। अमित का तो मुझे पता है, और आलोक का भी होगा। अच्छा, तो सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक बोलिएगा आप, ठीक है? अगर आपका संपर्क हो उनसे, और उनसे बोलिए घबराने की कोई बात नहीं है, प्रश्न जो है बेसिक पूछे जा रहे हैं, और बस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल जो है रिलैक्स होकर आंसर देना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? चलिए, हाँ जी दीपक जी, मैं कहाँ पे, ये बताइए पूरा मुझे टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में थोड़ा एक बार बता दीजिए। अलग अलग टैक्सा को अरेंज करके बनाई जाती है। तो सबसे ऊपर फाइलम डिवीजन होता है, मतलब प्लांट्स में, और एनिमल में फाइलम होता है। फाइलम के बाद आती है क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। अच्छा, किंगडम कहाँ गया? यही तो नहीं करना है, यही तो आता सब है, लेकिन यही तो गड़बड़ कर देते हैं। चलिए, हाँ जी, मुझे इसको एक बार थोड़ा पूरा सिस्टमेटिक बता दीजिए नाम, जल्दी से अरेंज करके, फिर जो हम पर हाँ चलते हैं, बताइए। हाँ, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, स्पीसीज, ठीक है। सबसे पहले मनुष्य का ही बता दीजिए, ठीक है? किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। फाइलम क्या होगा हमारा? कॉर्डेटा। क्लास? क्लास वर्टिब्रेटा। चलिए बताइए आगे। क्लास में देखिए होगा मैं। वर्टिब्रेटा थोड़ी ना होगा। ऑर्डर क्या होगा? प्राइमेट्स। फैमिली क्या होगा? ह्यूमैनिटी। जीनस कर लेना सब लोग, ठीक है? हम लोग होमो सेपियन है, इसको अच्छे से याद ऐसे होना चाहिए, सोचना नहीं है, डायरेक्ट बोलना, ठीक है? इस तरीके से बस एक दो चीजें ऐसे याद कर लो, पूछ ही लेते हैं। सर ये पता नहीं क्या पूछ लिया जाए, मान लो अभी भी पूछ रहे हैं, जब तक आप लोग जाओ हो सकता है क्लासिफिकेशन पूछ लिया जाए, ठीक है? तो कम से कम हमारा पता होना चाहिए, इसको एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है? कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज जो है किसी का नहीं तो हमारा, तो हमको पता होना चाहिए होमो सेपियन का। चलिए, कहाँ तक हमने आपसे पूछ लिया था? इसमें हीमोग्लोबिन हो चुका था, है ना? हाँ हाँ, बताइए एलोसोम ऑटोसोम क्या होते हैं, जल्दी निहारिका जी आप ही बताइए। जो ऑटोसोम्स होते हैं वो सोमैटिक सेल्स में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स होते हैं, उनको बोलते हैं। और जो एलोसोम्स होते हैं मैम, जो सेक्स सेल्स होते हैं, गैमेट सेल्स, जैसे कि मेल में XY, तो वो एलोसोम कहलाता है, क्योंकि X और Y का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, इसलिए उन्हें एलोसोम कहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो ऑटोसोम होते हैं इनके कारण होने वाले किसी जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उनके नाम बता दीजिए। डाउन सिंड्रोम है 21st क्रोमोसोम के लिए, और एडवर्ड सिंड्रोम है
18% के लिए अगर डाउन सिंड्रोम में 13 क्रोमोसोम को एक्सेप्ट दीपक जी, कैटक्राई सिंड्रोम के बारे में बताइए। कैटक्राई सिंड्रोम, क्राइडू चेट सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको। हाँ हाँ, चलिए। हाँ हाँ, जो 5th क्रोमोसोम होता है उसके एक आर्म जो है उसका डिलीशन हो जाता है, थोड़ा बहुत जो है वो उसमें डिलीशन होता है, और उसके कारण बिल्ली के बच्चे के जैसे आवाज आती है। ठीक है, ओके। तो थोड़ा बहुत नाम देख लीजिएगा, डिसऑर्डर वगैरह जो रहते हैं। हाँ दीपक जी, मैंने आपसे एक दिन पूछा था पॉल्यूशन की डेफिनेशन, पूछा था ना? जी जी। और ये पॉल्यूशन की डेफिनेशन पूछ ली गई है आयोग में कल। हाँ, रिसेप्टर भी पूछे गए थे, तो बस इसलिए तो इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोग डेली जो है आप पूछ लेंगे ना, ऐसी बात मुझे आप बताइए, हार्ट के बारे में थोड़ा कॉम्प्लीट बताइए। 5 मत बोल देना, जल्दी जल्दी फ्लो में। हाँ चलिए, अब बताइए कैसे कैसे आगे बताइए, सिंपल शॉर्ट में। हाँ बताइए। इसमें एरोटिक आर्टरीज होती है 6, इसमें डॉर्सल और वेंट्रल कार्ड होती है। वेंट्रल कार्ड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, एरोटिक आर्टरीज से होता हुआ डॉर्सल कार्ड में चला जाता है। और इसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसमें मिक्सिंग हो जाती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। इसके बाद आता है 3 चैम्बर्ड हार्ट, जो कि फ्रॉग में पाया जाता है। इसमें दो ऑरिकल और नीचे वेंट्रिकल होता है। फ्रॉग, हाँ बताइए, सही बता रहे हैं, बताइए। फ्रॉग में 3 चैम्बर, हाँ बताइए। फिर इसके बाद आता है पार्शियल 3 चैम्बर, जो कि रेप्टाइल में पाया जाता है, और क्रोकोडाइल में पाया जाता है कंप्लीटली 4 चैम्बर। अभी दीपक जी, अभी आपने क्या बोला? फ्रॉग में पाया जाता है। फ्रॉग की जगह एम्फीबियंस भी बोल सकते हैं ना? जी, एम्फीबियंस। हाँ, मतलब फ्रॉग में ही अकेला होता है और किसी एम्फीबियंस में नहीं होता? सारे एम्फीबियंस में होता है। चलिए, हाँ जी, इसको थोड़ा ठीक और अच्छे से कौन डिफाइन करेगा? फिर मैं नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ती हूँ। कौन करेगा इसको डिफाइन? बताइए। हाँ बताइए जयप्रकाश जी। मैम, हार्ट की इवोल्यूशन में हम कंपैरेटिव स्टडी करने पर पाते हैं कि जो पाइसेस में 2 चैम्बर हार्ट होता है, साइनस वेनोसस और कोलस आर्टेरियोसस ट्यूबुलर हार्ट होता है, और चूंकि हार्ट के दोनों चैम्बर में ब्लड का सर्कुलेशन मतलब ब्लड मिक्स हो जाता है, इसलिए इसको वीनस हार्ट भी कहा जाता है। उसके बाद हम एम्फीबियन की बात करें तो उसमें 2 चैम्बर आरिकल ऊपर होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। 3 चैम्बर हार्ट एम्फीबियन में देखने मिलता है। फिर हम रेप्टाइल की बात करें तो रेप्टाइल्स में जैसे कि अभी हमने कहा पार्शियल मतलब इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट होता है, बट रेप्टाइल्स के जो एडवांस क्रोकोडाइल इनकम्प्लीट 4 चैम्बर होता है। होम्योथर्मिक की अगर बात करूं तो ये क्या होते हैं बताइए? होम्योथर्मिक और पोइकियोथर्मिक में क्या डिफरेंस है? क्या दोनों सेम है या अलग अलग है? बताइए। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट टेम्परेचर वो चेंज नहीं होता है। तो पोइकियोथर्मिक जिन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं, तो इनमें जो बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो मैम जो एम्फीबियन रेप्टाइल्स है दे आर फिशेस इंक्लूड फिशेस, तो पोइकियोथर्मिक है, और बर्ड्स एंड मैमल दे आर होम्योथर्मिक। अच्छा, हाइला क्या है? हाइला के बारे में सुना है आप लोगों ने? हाइला एम्फीबियन, तो इसमें क्या विशेषता इसकी होती है हाइला की? बताइए। ट्री फ्रॉग भी बोलते हैं। ओके, तो ये बताइए कि हमारे मध्य प्रदेश में गिलहरियां जो है फ्लाइंग, जो गिलहरी रहती है ना, गिलहरी उड़ने वाली गिलहरी, इससे रिलेटेड कुछ जो है नेशनल पार्क है, सेंचुरी में उनको सतपुड़ा नेशनल पार्क। हाँ, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि नेशनल पार्क से रिलेटेड भी प्रश्न जो है वो पूछे गए, अगर आपने देखे हो तो हो सकता है पूछ लिया जाए। चलिए, यही बताइए कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस
हम गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस के इसलिए गैमेट सेल्स बनाए जाते हैं, जैसे स्पर्म एंड एग, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड एग के फॉर्मेशन के लिए oogenesis। ओके, अच्छा ये बताइए सर्टोली सेल क्या है और इनका क्या इम्पोर्टेंस है? सर्टोली सेल में टेस्टिस में प्रेजेंट होती है, वो स्पर्मेटोगोनिया होता है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और लैडिंग सेल? नर्व सेल लीडिंग सेल कैंसर हार्मोन सीक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से आ गया? इंटरस्टिशियल सेल भी कहती है। हाँ, प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा, मेल में होता है। हाँ बताइए। मैम जो लेडिक सेल है इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, जिसका और ये प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करता है, जिससे कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो सके। नहीं, प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से आ गया? प्रोजेस्टेरॉन तो फीमेल में, मेल में रहता है ना, टेस्टोस्टेरोन। हाँ, प्रोजेस्टेरॉन तो फीमेल में, मेल में रहता है। कोई हो जाता है कभी कभी बोलने में, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, तो अभी इसी पर तभी तो इधर ही आ रही हूँ मैं। अभी बताइए कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? मैम oogenesis में जब ओगोनिया प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होता है, तो इसमें फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। और जब ओव्यूलेशन होता है तो एग बाहर आता है, और उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, जो प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज करता है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ओके, एंडोमेट्रियम की लेयर के बारे में थोड़ा बताइए। मैम ये एंडोमेट्रियम लेयर यूट्रस की सबसे इनर वॉल है, जो मतलब ओव्यूलेशन के बाद डेवलप होती है फॉर द फ्यूचर होप कि वहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना है। बट मैम जैसे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो ये एंडोमेट्रियम की वॉल ही प्रोजेस्टेरॉन के लेवल के कम होने की वजह से शेड ऑफ होती है विद द ब्लड, उसी को हम मेंस्ट्रुएशनल साइकिल कहते हैं। ओके, अच्छा ये बताइए कि अगर मैं बात करूँ प्यूबर्टी जो स्टेज होती है, तो प्यूबर्टी स्टेज के बाद जो है किस प्रकार के जो हार्मोन है उनका उत्पादन होने लगता है? जी मैम एफएसएच और एलएच रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए सेक्सुअल कैरेक्टर। जी मैम सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो मेल और फीमेल दोनों में ही एडोलेसेंस एज में डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल को थोड़ा बताइए। मैम जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल है, फर्टिलाइजेशन नहीं होने की वजह से जो एग और एंडोमेट्रियम वॉल है वो शेड ऑफ होती है, और मैम फिर ये पूरा साइकिल 28 डेज में चलता है, जिसमें कि एफएसएच और एलएच के द्वारा ये जैसे कि फॉलिकुलर का डेवलपमेंट होना और ये सारी प्रोसेस होती है जो अब ऐसा है कि पिट्यूटरी के जो हार्मोन है ना उनको अच्छा थोड़ा देख लेना। पिट्यूटरी, एड्रिनल ग्लैंड्स, ये जो है पूर्ण, और इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो पिट्यूटरी के थोड़ा मुझे सारे हार्मोन्स के बारे में बता दीजिए। दो पार्ट में है, ये हाइपोथाइमस जो है एक पार्ट होता है, जिसका कंट्रोल हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है, एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी हार्मोन। और मैम पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट में जो डिफरेंट हार्मोन है, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएचएच, एफएसएच या एलएच या एफएसएच, या फिर मैम एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन, और इसके अलावा प्रोलैक्टिन। और मैम जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है, पोस्टीरियर पार्ट होता है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन हाइपोथैलेमस से है, जो नर्व सेल से कनेक्ट होता है, और इसमें हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनते हैं, और स्टोर और सीक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, जिसमें ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, ठीक है। हाँ, इंटरमीडिएट पार्ट। हाँ, तो मिलेनियन के बारे में थोड़ा बताइए। मिलेनियन क्या है? मिलेनियन हम ये जो कि मेलेनोसाइट सेल्स होते हैं, ओके। हमारे अगर बात करें जो हेड वाला भाग है, इसमें कितनी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? ये पूरा जो स्कल है यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें कितनी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? हाइपोथैलेमस भी यही है। तो मुझे पीनियल के बारे में थोड़ा बताइए।
मेलेटोनिन को सिक्रीट करता है और ये जो हमारा 24 आवर्स का सर्काडियन रिदम होता है उसको कंट्रोल करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल। ठीक है। अच्छा, ऐसी कौन सी इसको भी कंट्रोल करता है? बायोलॉजिकल क्लॉक वाला इसको जरूर बोलिएगा, कभी पूछा है। चलिए, ये यहाँ तक हो गया था, हार्ट तक हो गया था। इसके बाद न्यूरोजेनिक और बायोजेनिक मायोजेनिक। ओके, इसके बाद ये बताइए टिश्यू क्या होता है, और इसको थोड़ा सिर्फ नाम से क्लासिफाई कीजिए, ठीक है? ओनली क्लासिफाई करना है इसको, क्लास, बाकी डिटेल नहीं बताना है। चलिए, डिटेल जब मैं पूछूं तब बताइए, टिश्यू तो बताइए क्या है, अगर मैं पूछूं टिश्यू। टिश्यू होता है एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो कार्य और संरचना में एक समान होते हैं, उनको टिश्यू कहते हैं। टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं, एक तो इपिथेलियल टिश्यू होता है, और कनेक्टिव टिश्यू होता है, और नर्वस टिश्यू होता है, और स्केलेटल टिश्यू होता है। तो सबसे आप बोलिए कि अगर बात करें एनिमल में तो ये होते हैं, प्लांट में तो दूसरे होते हैं टिश्यू, तो वो भी होते हैं। तो टिश्यू जो है मेनली लिविंग में 2 टाइप के होते हैं, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, ठीक है? और अगर बात करें हम एनिमल टिश्यू तो आप इसको आगे फिर क्लासिफाई, या फिर आप ये बोल दीजिए एनिमल टिश्यू को, टिश्यू जो है ये, और फिर एनिमल टिश्यू को हम इस तरीके से क्लासिफाई आगे कर सकते हैं, ठीक है? तो एनिमल टिश्यू को ही आपको क्लासिफाई करना है, या फिर शुरू में ये बोल दीजिए टिश्यू क्या है, आपने डेफिनेशन दी, फिर आगे एनिमल टिश्यू को हम इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, तो उसको बता दीजिए, प्लांट का नाम ही नहीं लीजिए बस। तो एनिमल टिश्यू जरूर बोल दीजिए, क्योंकि कभी बोल सकते हैं कि प्लांट में टिश्यू नहीं होते क्या, तो उसमें भी होते हैं ना, ठीक है? चलिए, तो ये क्लास टिश्यू वगैरह है, इन पर भी प्रश्न बेसिक पूछ ली, जब बेसिक ही पूछे जा रहे हैं तो बेसिक ही पूछ लिए गए, तो फिर इसलिए पता होना चाहिए सारे नाम एक बार, इसलिए मैं आपको थोड़ा एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ। अच्छा, ये बताइए कि ईसीजी क्या है, ईसीजी के बारे में बताइए। ईसीजी को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं, और इसमें मैम कुछ हार्ट की जो एक्टिविटी है उसको हम वेव के थ्रू देखते हैं ग्राफ में, जिसमें पी वेव होती है और क्यूआरएस वेव होती है और टी वेव होती है। पी वेव देखेंगे तो पी वेव में आर्टियल सिस्टम दिखाते हैं, और अगर हम क्यूआरएस वेव की बात करें तो उसमें वेंट्रिकल सिस्टम दिखाते हैं, जिसके साथ साथ आर्टियल रिलैक्सेशन भी होता है, और अगर हम वेंट्रिकल रिलैक्सेशन होता है। तो ये इसको भी थोड़ा देख लेना, ईसीजी वगैरह जो वेव्स वगैरह हैं आप लोग। चलिए, कार्डियक साइकिल के बारे में शिनिका बताएंगे, बताइए कार्डियक साइकिल क्या है। कार्डियक साइकिल सिंपल है, कार्डियक साइकिल हम लोग सब जानते हैं, बस कभी कभी डिफाइन नहीं कर पाते हैं, आप लोगों को भी पता होगा कार्डियक साइकिल। चलिए, कौन बताएगा आप लोगों में से, अब जिसने आंसर नहीं दिया वो बताइए कार्डियक साइकिल। हाँ जी, कौन बताएगा? चलिए बताइए, जिसको भी आ रहा हो बताइए कार्डियक साइकिल क्या होता है, बताइए। कार्डियक साइकिल एक सीक्वेंस है हार्ट बीट का जो इवेंट होता है, तो उसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो इसमें 2 साउंड होते हैं, लब और डब। और इनका ओरिजिन लब डब का कैसे होता है? जब एट्रोवेंट्रिकल वॉल्व क्लोज होते हैं तो लब साउंड सुनाई देता है, और सेमी ल्यूनियर वॉल्व जब क्लोज होते हैं तो डब साउंड सुनाई देता है। और मैम पूरा जो साइकिल है ये 0.8 सेकंड्स का होता है। सुची, इसको भी आगे डिफाइन, आगे हम डिवाइड कर सकते हैं 0.8 सेकेंड का टाइम, करिए। मैम जो एट्रियल सिस्टोल है वो 0.3 सेकंड्स का, और वेंट्रिकल जो 0.5 सेकंड्स का। 0.5 और 0.36 का जो एट्रियल सिस्टोल। हाँ सर, हम ना बताइए, कुछ बोल रहे थे आप? चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, ये बीपी के बारे में बताइए, बीपी क्या है? बीपी हाई बीपी, लो बीपी क्या होता है ये बताइए। बीपी ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब 1-2 प्रश्न ऐसे ही पूछ लेते हैं थोड़ा डिस्कवरी वगैरह से रिलेटेड। चलिए दीपक जी, ये बताइए सेल को किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले? दीपक जी,
चलिए दिशा जी आप बताइए, हाँ सेल सेल को किसने देखा था सबसे पहले? ऑक्सेल ने देखा था। चलिए हाँ, बैक्टीरियल सेल को किसने देखा था? निहारिका। मैम कौन सी सेल? बैक्टीरियल सेल एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। ल्यूवेनॉफ। चलिए जयप्रकाश जी न्यूक्लियस बताइए, न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया? डिस्कवरी का श्रेय किसको दिया जाता है? न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। अच्छा ये जो कोशिका थी इसको कब देखा गया था? इसका टाइम भी महत्वपूर्ण है। नहीं नहीं, इसको देख लेना थोड़ा एक बार डेट। 1665। हाँ ऐसी कुछ है, 1664 65 है, तो इसको देख लेना। ठीक है, आपने जो बताया वो तो नहीं था, ये 16 वाला ठीक ऐसी कुछ है, देख लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, लुइस पास्चर। हाँ एंटी वॉन लीवेनहॉफ, माइक्रोबायोलॉजी के। लुइस पास्चर होना चाहिए। इसको देख लेना दिशा। चलिए अच्छा ये बताइए कि जो है क्या बोलते हैं उसको, चेचक, चेचक जो है इसका उन्मूलन भारत से कब हो चुका है? कब खत्म हो चुकी है चेचक? बड़ी बड़ी निकलती थी ना चिकन पॉक्स सब, तो वो बड़ी वाली चेचक, तो वो भारत से कब खत्म हो चुकी है? अब नहीं होती, पहले हुआ करती थी, गड्ढे पड़े आते थे उसमें। तो उसका उन्मूलन हो चुका है, उसको देख लेना। मैम आइडिया नहीं है। आई थिंक 1980 के आसपास ही ऐसी कुछ है इसका उन्मूलन, तो देख लेना। 1977। हाँ मतलब 80 के आसपास अप्रोक्सीमेट, तभी तो मैंने बोला था इसको देख लेना। भारत से WHO के तहत जो है भारत से इसका हो गया था, और पहले भारत बोलता है कि हमारे यहाँ से हो गया, फिर WHO ने कहा कि हाँ मान लिया कि हाँ हो चुका है, तो वो 80 के आसपास ही है। भारत में 1977 में हो गया था, और WHO वैश्विक लेवल पर, हाँ अकॉर्डिंग 1980 में। हाँ तो ये 1980, ठीक है, इसलिए मैंने बताया अप्रोक्सीमेट ऐसे ही था, तो 80 याद रखिएगा। तो पूछ लेते हैं, भारत में अब नहीं होता ना। टीबी को जो है खत्म करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया था भारत से? 2025। ये 2000 क्या ये हो गया है अगर? नहीं लक्ष्य रखा गया था 2020 से, जो 2017 की जो स्वास्थ्य नीति थी ना, हेल्थ पॉलिसी, तो उसमें हमने लक्ष्य रखा गया था। अभी डाटा आने बाकी है, अभी नहीं हुआ है, मतलब लक्ष्य था टारगेट। अभी अरे डाटा नहीं मिले हैं, बस बोल दीजिएगा, अभी डाटा नहीं आए हैं। 2025 अभी खत्म का हुआ है, लक्ष्य तो रखा गया था, तो टारगेट तो रखे आते हैं, वो अचीव होने में टाइम लगता है ना। चलिए ये बताइए कि ये हार्ट वगैरह तो हो गया, थोड़ा उस पर आ जाते हैं लंग्स पर, तो मुझे थोड़ा लंग्स के बारे में बताइए। चलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताइए। हाँ हाँ और थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, इसमें कोई मसल्स नहीं होती है, थोरेसिक कैविटी पे डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्शन और फ्लेक्शन की। और ये राइट लंग और लेफ्ट लंग होते हैं। राइट लंग को दो पीसेस के द्वारा 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इंफीरियर। और लेफ्ट लंग को 2 भागों में डिवाइड है, वन पीसेस से, तो सुपीरियर और इंफीरियर होता है। इन दोनों लंग के बीच की स्पेस को मीडियस्टिनम कहते हैं। इनके बीच में एक कार्डियक नॉच भी पाया जाता है जहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है, और इसी कारण से जो लेफ्ट लंग है वो राइट लंग के पीछे थोड़ा सा छोटा होता है। अच्छा, हम लोगों का जो लंग्स है और जो रैबिट का लंग्स है एक ही जैसा होता है या थोड़ा अंतर होता है? रैबिट, इसको पढ़ा जाता है जब हम पढ़ते हैं ना, कॉम्परेटिव पूरा पढ़ते हैं तो रैबिट का पढ़ते हैं। तो रैबिट जो है खरगोश, उसका लंग्स और हमारा लंग्स एक जैसा है कि अलग होता है, कुछ अंतर होता है? अच्छा डायफ्राम बताइए, डायफ्राम जो है इसका क्या रोल है? ये किस लिए होता है डायफ्राम? हाँ बताइए। जो होता है ब्रीदिंग में इसका रोल होता है मैम, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में इसका रोल होता है। और कोस्टल जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तब इंस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, और रिलैक्स करता है तो वो एक्सपायरेशन की प्रोसेस होती है। ओके, टाइडल वॉल्यूम क्या होते हैं? टाइडल वॉल्यूम मैम जितना भी हम ब्रीदिंग लेते हैं नॉर्मल कंडीशन में, उसे तो हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। तो वो होता कितना है? 500 ml,
एक करके बोलिए। चलिए वंशी बताइए, फिर और लोग भी बताएंगे। बताइए। मैम 500 ml होता है टाइटल वॉल्यूम। हाँ जी जयप्रकाश जी, आप कुछ कह रहे थे कि और किसी ने कुछ बोला था, 2-3 लोग आवाज आई थी मुझे। हाँ जी बताइए, कौन कौन बोल रहे थे, अब एक एक करके बताइए। ठीक है, तो इनको भी थोड़ा देख लेना। अब इसमें ये बताइए कि जो है पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक, इसके बारे में मुझे शॉर्ट में बता दीजिए, कहाँ से स्टार्टिंग होती है कहाँ तक खत्म होता है रेस्पिरेटरी पूरा ट्रैक जो है उसके बारे में। तो कौन बताएगा मुझे रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में? हाँ। स्टार्ट होता है, उसके बाद मैम फेरिंक्स होता है, फेरिंक्स के बाद ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया में डिवाइड होकर ब्रैंकियोल्स में डिवाइड होता है मैम। उसके बाद स्मॉल ब्रैंकियोल्स आते हैं और लास्ट में एल्वोलाई होते हैं। अच्छा, ब्रोंकस ब्रोंकियोल्स में क्या अंतर है? मैम ब्रोंकस ब्रोंकियोल्स कौन बताएगा? हाँ जी, आप लोगों में से कोई बताएगा मुझे पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में? हाँ बताइए। जो डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में, उसको ब्रोंकस बोलते हैं, और जो फर्दर ब्रोंकस फर्दर डिवाइडेड होते हैं दे आर कॉल्ड द ब्रोंकियोल। और ब्रोंकाई? ब्रोंकियोल्स होते हैं और माइन्यूट होते हैं, छोटे छोटे से ब्रोंकियोल्स बनते हैं जो एल्वेओलाई से कनेक्ट करते हैं। तो अगर बात करूं हमारी लंग्स की, जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? एल्वेओलाई मैम। एल्वुलाई। एल्वेओलाई एल्वुलाई क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे एल्वुलाई को? मैम ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी है जो गैस के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है, और सिंपल डिफ्यूजन से इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ठीक। अच्छा, मुझे एलिमेंट्री जो कैनाल होती है आपकी, तो उसके जो लेयर पाई जाती हैं, तो उन लेयर के बारे में थोड़ा बताइए, नाम बताइए। मैम इसमें 4 लेयर होती है। सबसे पहली लेयर होती है सेरोसा, जो कि कनेक्टिव टिश्यू सर्विकल मीडियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू से बनती है, आउटर लेयर होती है। उसके बाद सेकंड होती है मस्कुलैरिस, ये स्मूथ मसल्स उसके भी होते हैं, ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद आता है सबम्यूकोसा, थर्ड लेयर, और सबम्यूकोसा में डिस्टिंक्ट छोटी सी कोसा आ जाती है, फिर होती है म्यूकोसा। म्यूकोसा लेयर जो होती है वो लाइनिंग को लोकल एलिमेंट्री कैनाल की जो लाइनिंग होती है उनको कवर करती है, जैसे कि स्टमक में रस्सी का फॉर्मेशन करती है और इंटेस्टाइन में लाइनिंग। मैम थोड़ा सा ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जो बिलाई पाए जाते हैं हमारी, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, तो वो किस लेयर से उनका डेवलपमेंट होता है इनमें से? मैम मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके इसलिए वो बिलाई फॉर्म करेगी, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन फॉर्म करती है। हाँ, तो कहाँ से, किस साइड से बनते हैं? सीरोसा, म्यूकोसा, मस्कुलैरिस जो होता है, हाँ कहाँ से? म्यूकोसा। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि जो है ये जिनको हिंदी में क्या आई थिंक अंकुर बोलते हैं, अंकुर और सूक्ष्म अंकुर, बिलाई माइक्रोबिलाई में क्या डिफरेंस है बताइए। मैम बिलाई के सरफेस पे माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होती है, जो कि एब्जॉर्प्शन का होता है। मैम ये माइक्रोबिलाई सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना सिर्फ, और बिलाई जो होते हैं मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन। हाँ, उसमें छोटे छोटे बिलाई के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर लगे रहते हैं, तो उनको माइक्रोबिलाई बोलते हैं। और ये होते किस लिए हैं, माइक्रोबिलाई किस लिए होते हैं? मैम जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक में है तो अगर कोई डस्ट पार्टिकल आ जाए तो उसको इग्निट करने, या फिर ये हमें यूरिनरी यूट्रस में भी देखने मिलते हैं मैम, जैसे कि एग का जो है आगे की तरफ मूव करे उसके लिए। वो तो सिलियरी मूवमेंट वो अलग है, वहाँ पर वो मूवमेंट पाया जाता है, फिम्बरी वगैरह होते हैं उधर। ये जो है वो सरफेस एरिया जो होता है ना एब्जॉर्प्शन का, तो उसको बढ़ाने का काम करते हैं, कि एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया उसको बढ़ाने का काम करते हैं बिलाई, माइक्रोबिलाई। चलिए सेंस, अब मुझे बताइए रेस्पिरेशन वगैरह तो ठीक ही है, ब्रेन जो है और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड अब प्रश्न पूछ लेती हूँ, तो थोड़ा कंपैरेटिव एनाटॉमी बताइए, बताइए ब्रेन के बारे में थोड़ा बताइए, वर्टिब्रेट्स में। इसमें जो ब्रेन होता है वो बहुत ही लेस डेवलप होता है, और मैम वो 2 सेरेब्रम में डिवाइड नहीं होता, और जो ऑल्फैक्टरी लोब है मैम वो बहुत अच्छे से डेवलप होता है। और अगर मैम एम्फीबियंस की बात करें तो उसमें जो
में डिवाइड, हाँ वो मैम 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। और वहाँ पे जो ऑप्टिक लोब है मैम, जो ऑप्टिक लोब में जो देखने के लिए यूज किया जाता है मैम, वो कम डेवलप होता है, लेकिन ऑल्फैक्टरी लोब वहाँ पे भी अच्छे से डेवलप होता है। इसके बाद मैम अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में मैम ऑल्फैक्टरी लोब और ऑप्टिक लोब कम डेवलप होता है, ऑल्फैक्टरी लोब बहुत अच्छे से डेवलप होता है, जिसकी जो नर्व्स है वो हम ऑर्गन ऑफ जैकबसन भी बोलते हैं मैम उसको। और मैम जो ब्रेन वो 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है और अच्छे से डेवलप होता है, और लोकोमोशन वगैरह में भी, बॉडी की मूवमेंट में भी हेल्प होता है। उसके बाद मैम बर्ड्स की बात करते हैं। बर्ड्स में भी जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो डेवलप होता है 2 हेमिस्फीयर में, और लेकिन मैम उतनी सरकाई और गहराई नहीं प्रेजेंट होती, बहुत स्मूथ टेक्सचर होता है उसका। और मैम अगर उसमें मैम जो ऑप्टिक लोब है वो बहुत अच्छे से डेवलप होती है, क्योंकि बर्ड को देखने के लिए दूर तक दिखना होता है, तो मैम वो अच्छे से डेवलप होता है। और अगर आप ह्यूमन की बात करें तो सबसे ज्यादा डेवलप ब्रेन ह्यूमन में ही प्रेजेंट होता है, जिसमें 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट होते हैं, एक सेरेबेलम प्रेजेंट होता है, पोन्स और और उसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड भी प्रेजेंट होती है। और मैम ब्रेन जो है वो उसमें सर्काई और गायराई प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्मूथ टेक्सचर होता है, बहुत ही जिसको हम बोलते हैं कि टेक्सचर जो है उसमें सर्काई और गायराई प्रेजेंट होती है, और वो ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाती हैं, जिससे हम जितने भी हम वर्क करते हैं या मेमोरी है वो सब हमारे ब्रेन पे डिपेंड करता है। हाँ, तो ये गायरा सलकाई वाला जो पॉइंट है इसको थोड़ा ध्यान रख लेना, पूछ लेते हैं इस पर। ठीक है। अगर ब्रेन की बात करें तो मुझे ये बताइए कि हमारा जो ब्रेन है उसमें ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड, पियामेटर, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका क्या रोल होता है, किस लिए होते हैं ये? पियामेटर, हाँ, लेयर होती है। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड में भी इसी टाइप की कुछ लेयर्स वगैरह प्रेजेंट होती है क्या, प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए? हाँ, अच्छा, इनमें एक फ्लूट भरा रहता है, उस फ्लूट का नाम बताइए। हाँ, फ्लूट, ठीक है। इसका क्या रोल रहता है? ओके, चलिए अब थोड़ा वर्टिब्रल कॉलम से पूछ लेते हैं। वर्टिब्रल कॉलम बताइए इसके बारे में, थोड़ा स्केलेटन में आ जाते हैं, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम बताइए, ये किस लिए हमारी बॉडी में, इसका क्या रोल है वर्टिब्रल कॉलम का? मान लीजिए वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता तो इसके साथ साथ वर्टिब्रल कॉलम के बारे में थोड़ा बताइए, मैं पूछ रही हूँ वर्टिब्रल कॉलम क्या है, बताइए। मैम जो वर्टिब्रल कॉलम है इसमें 26 सीरियली अरेंज यूनिट्स होती है वर्टिब्रा की, जिसमें कि सबसे ऊपर सर्वाइकल, देन थोरेसिक, देन लंबर, देन सेक्रम और कॉर्टेक्स होता है। तो जो सर्वाइकल होते हैं वो 7 वर्टिब्रा है, थोरेसिक में 12 है, लंबर में 5 है, सेक्रम में एम्ब्रियो में 5 थी, अभी 1 है, कॉर्टेक्स में एम्ब्रियो में 4 थी, 1। तो इसका एक वो होता है ट्रिक, ऐसे ट्रिक क्या, ऐसे ही 712 511 याद रख सकते हो। हाँ, तो यही हो गया 712 511, ठीक है। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर को, ठीक है, इस तरीके से सेक्रम और ये करके आप याद रख सकते हो। तो 33 नहीं बोलना, 33 अगर बोलो तो 26 जरूर बोलना बाद में। 33 फ्यूज होती है, और ठीक है उसके बाद 26 एडल्ट में 26 ही होती है हम लोगों में, ठीक है। तो 33 बार अभी आप लोगों से पूछा तो किसी ने मुझे 33 वाला बताया था, 33 मत बताना, फ्यूज होके प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट देता है। मूवमेंट इसी कारण तो हो पाता है ना, ठीक है। चलिए, तो इनमें फर्स्ट वर्टिब्रा और सेकंड वर्टिब्रा के नाम बता दीजिए। एटलस एक्सिस, ठीक है। जॉइंट बताइए, जॉइंट क्या होते हैं? जॉइंट आज बेसिक प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ, क्योंकि आप लोगों से ऐसे पूछे जा रहे हैं तो इसलिए पूछ रही हूँ। बताइए जॉइंट, फाइलम पे आज नहीं गई, थोड़ा क्लासिफिकेशन पे। हाँ, प्रेजेंट होते हैं, मूवमेंट के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, एंड दे आर मेनली फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट्स। मैम जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं वो फ्लैट स्कल बोन जैसे जो रहते हैं, जो थोड़ा सॉलिड होता है, डेंस फाइब्रस होता है, और जो कार्टिलेजिनस
वाइड फाइब्रस कार्टिलेज होता है और एक साइनोवियल जॉइंट्स होता है, जैसे कि मैम हमारा फॉर एग्जांपल हैंड्स के बीच में या लेग्स में हम जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स पढ़ते हैं, हाँ। या फिर पिवट जॉइंट्स पढ़ते हैं या सेटल जॉइंट्स। तो आप जो ये फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट 3 टाइप के, फिर इसके एग्जांपल बता सकते हैं। जैसे साइनोवियल जॉइंट में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, हमारा हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट, ये सब जो पावर्ड जॉइंट। इसी तरीके से कार्टिलेज जॉइंट जो है वो कहाँ, रिब्स वगैरह में रहते हैं, ठीक है, वर्टिब्रा में रहते हैं। फाइब्रस जॉइंट ब्रेन में, ठीक है, जो क्रेनियल बोन होती है उनमें पाया जाता है। तो ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं सुचर जॉइंट वगैरह के। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका। अब 12 भी बज गए हैं, इंटरव्यू का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक और प्रश्न है, ये बताइए आप लोग कि माल न्यूट्रिशन क्या है और BMR क्या है, बताइए। माल न्यूट्रिशन मेटाबॉलिक रेट, वो होता है जो रेस्ट के समय बॉडी के फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म। तो मैम ये नॉर्मली मेल्स में 1400 से 1600 और फीमेल में 1200 से 400 होना चाहिए। 1200 से 400, 1400। हाँ, तो ठीक है। और माल न्यूट्रिशन क्या है ये और बता दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं, कल स्टार्ट करेंगे। चलिए बताइए। माल न्यूट्रिशन जब बॉडी में प्रॉपर कैलोरी जो मिलना चाहिए वो अगर बॉडी में नहीं मिली है तो उसे माल न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट का रेशियो कम हो जाता है। पैम का फुल फॉर्म बताइए। पैम, PEM क्या, बताइए मानसी, क्या बोला आपने, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। नहीं, अभी मैं जब माल न्यूट्रिशन पूछ रही हूँ तो प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन नहीं, ये अभी माल न्यूट्रिशन पूछ रही थी ना, तो इसी से मैंने पूछा था। पैम, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। इसमें प्रोटीन की भी सोर्स की कमी होती है और एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिलता हमको, तो ये ठीक है। क्वासियोर, मरास्मस वगैरह जो इसमें आते हैं। चलिए, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, और जिसका आप लोगों में से अगर कल हो या आप लोगों के संपर्क में हो आज एटनी